Welcome to all of you student in my online classes. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. Students, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. 90 questions in NEET exam will be covered only in 9 days. That means 10 questions per day at 7 PM on YouTube. हर रोज़ 10 क्वेश्चन, और ऐसे 10 क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात करेंगे दैट शुड बी मोस्ट प्रोबेबल फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम्स. गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, आपको भी पता है, बट नीट के अलग अलग पैटर्न को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के फ्रेम्स हमने तैयार किए हैं. और ये क्वेश्चंस के फ्रेम तो मोर देन 500 है, और लगता है कि 500 के बीच से ही आ जाएगा, बट वो धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे. अभी हम केवल 90 ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करने चल रहे हैं जिस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं नीट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है. और इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके मैं चलूँगा, सॉल्यूशन के साथ आपको डिस्कस करूँगा, और आपको एक एक क्वेश्चन का फ्रेम पढ़ते पढ़ते ही आंसर अपने मन से सोचना है. आंसर आई विल टेल, मैं बोलूँगा ज़रूर, बट मेरी कोशिश यही है कि जैसे मैं क्वेश्चंस को लिखूँ उस क्वेश्चन के एंड होने से पहले इसका आंसर आपकी ज़ुबान पर आ जाना चाहिए. तो इस सीरीज़ में हमें क्या करना है, हम स्क्रम्बल्ड अलग अलग टॉपिक को उठा रहे हैं, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम टच कर रहे हैं. इससे एक फ़ायदा तो ये कि आपके एक तरह से रैंडम हर टॉपिक का डायरेक्ट माइंड मूवर हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, और दूसरा इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, हो सकता है कुछ ना आए, तो आपके प्रिपरेशन की वैल्यूएशन भी बहुत अच्छे से होगी. तो आइए हम बिना किसी देरी के इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को. स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर जाकर के आपको शिवानुजा ट्यूटोरियल्स बस सर्च कर लेना है, और 7 PM से जो लाइव चलेगा क्लास, इसको आपको देख लेना है. हम डिस्कस करने चल रहे हैं मॉडल पेपर क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन फॉर नीट 21. दैट मीन्स अपकमिंग नीट एग्जाम जब भी होगा, डोंट वरी, बट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर ऑल द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम्स. एक छोटी सी कोशिश, सपना डॉक्टर बनने का, with more than 700 marks in NEET exam and more than 350 marks in biology. Okay students, come, let us see question first. First question, और ये आप खुद ही सॉल्व करते समय पाएंगे कि कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और ये प्रोबेबल है. चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है जिसके आने की संभावनाएं हैं कि एल्गल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. क्वेश्चन है ये कि एल्गी की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है. स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को जैसे ही आप देखिए कि एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो आंसर बड़ा सिंपल होने वाला है, बट आपको अब तक आंसर आ जाना चाहिए. आंसर क्या होगा तो मैं लिखता हूँ. चलिए एक ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1 सेलुलोज. सोचिए सही है या गलत. इसके साथ गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस, और इसके साथ मैनास, मैनास, मैनन्स होता है ये. क्या ये ऑप्शन सही है? अगर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनन्स. सेकेंड ऑप्शन चलिए देखते हैं, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स. दूसरा देख लीजिए, सेकेंड है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स. क्या ये सही है? क्वेश्चन तो ये भी है. सेकेंड ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए. थर्ड ऑप्शन देखिए,
पेक्टिन्स, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, पेक्टिन्स, ये सही है, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स। एल्गी की सेल वॉल इसमें से किससे बनी होगी? चौथा और लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा जिसके आधार पर आप फाइनल करेंगे, दैट मीन्स सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स। आंसर है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स। प्रश्न बिल्कुल सामने हैं आपके, और मैंने पहले बोला था कि आपकी प्रिपरेशन अगर 100% है तो मेरे क्वेश्चन का फ्रेम खत्म होने से पहले आपको आंसर आ जाना चाहिए। इन चारों में से क्या सही है? एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो स्टूडेंट्स आपने तो सोच ही लिया होगा, बट बिना समय गंवाए मैं आपको बोलता हूं आंसर ये सही है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनेंस। इसको मैनांस भी कहा जाता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं MANNANS, मैनांस। तो उस पर मत जाइएगा कि स्पेलिंग क्या है, बट इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या इसमें है? तो आंसर है प्रोटीन गड़बड़ दे दिया है, इसमें भी देखिए प्रोटीन गड़बड़ दे दिया और इसमें हेमीसेलुलोज दे दिया है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो एकदम एक आंसर क्या निकलेगा? सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनांस। जिन लोगों का ये आंसर याद था तीनों एक साथ, ध्यान रखिएगा, एक नहीं, तो इसका मतलब वो परफेक्ट तैयारी उनकी है। ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पा जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, घबराइएगा नहीं कि कैसे ये हो रहा है, अरे होने दीजिए ना। सेकेंड क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद समय दे रहा हूं कि आप सोच सके। इन 5 किंगडम सिस्टम, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर प्लेस्ड इन, दोनों यूनिसेलुलर हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है, लेकिन कह रहा है कि 5 किंगडम सिस्टम के अनुसार, जिसमें कि 5 किंगडम कौन कौन सा है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, याद है आपको, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम जिसको कि RH विटेकर ने दिया था, उनके अनुसार एक एल्गी है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है क्लोरेला। अब बताइए इसको किस में प्लेस किया गया है? आंसर बोल दे ऑप्शंस के साथ। ओके भाई, चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रखता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन है एल्गी। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन प्लांटी। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन प्रोटिस्टा। एंड फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए मोनेरा। 4 ऑप्शन है कि 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसमें रखा गया है? आंसर है, ऑप्शन है एल्गी, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। लिखते लिखते आंसर आना चाहिए। इसका आंसर होगा प्लांटी। किसमें रखा गया है? प्लांटी। इवन वी नो दैट दिस क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर के लिए अर्नेस्ट हीकेल ने एक नया फाइलम बनाया था, उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर तो हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है आपके मन में कि यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास भी है, क्लोरेला भी है, तो यूनिसेलुलर के बेस पर इसको प्रोटिस्टा में रखेंगे, ये बात सही है। लेकिन इसको उठा करके प्रोटिस्टा से निकाल करके कहाँ रखा गया है? आंसर है प्लांटी में रखा गया है। तो दिस आंसर इज करेक्ट, एकदम बिल्कुल। देखिए आप लोग, ये हम प्लांट किंगडम से संबंधित चीजों को आपके सामने रख रहे थे। एक क्वेश्चन और छोटा सा इसी से रिलेटेड, एल्जिन इज सिक्रीटेड बाई, क्वेश्चन 3 देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन थर्ड, ALGIN, एल्जिन इज सिक्रीटेड बाई,
किससे सिक्रीट होता है? एल्जीन। एल्जीन एक केमिकल है जो किससे सिक्रेट होता है? तो आंसर है ऑप्शन से ऑल काइंड ऑफ एल्गा। चलिए मैं लिख देता हूं, ऑप्शन पहला है ऑल एल्गी, सभी एल्गी। दूसरा ऑप्शन है ओनली ब्राउन एल्गी, ये समझ लीजिएगा। थर्ड, सभी एल्गी के द्वारा या ओनली ब्राउन एल्गी के द्वारा या रेड एल्गी के द्वारा। ओनली रेड, ओनली रेड, या चौथे में बोथ, बी एंड सी, बी एंड सी, मतलब सेकेंड और थर्ड। कह रहा है कि एल्जीन एक केमिकल है जो सिक्रीट होता है। किसके द्वारा सिक्रीट होता है भाई? तो आंसर है ऑल एल्गी से सिक्रीट होता है। एक पॉइंट। चलिए अगर ये नहीं है तो दूसरा ओनली ब्राउन एल्गी, क्या ये केवल ब्राउन एल्गी से सिक्रीट होता है? सोचिए। चलिए ये अगर नहीं है तो थर्ड देख लीजिए, ओनली रेड एल्गा, क्या केवल रेड एल्गा ये सिक्रीट करता है? चौथा देख कह रहा है कि नहीं, ये ब्राउन और रेड दोनों सिक्रीट करता है एल्जीन को। इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे? क्या इसका आंसर आपको देना होगा? तो आंसर है इसका केवल ओनली, क्या हुआ? ओनली ब्राउन एल्गा, ओनली ब्राउन एल्गा सिक्रीट क्या चीज? एल्जीन। एक छोटा सा टॉपिक, अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा और प्लांट किंगडम पढ़ने के बाद से ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, इसका मतलब क्वेश्चन का एक फ्रेम आपका तैयार हो रहा है। और नहीं तो जैसे मैंने बोला ना कि सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं जो इस अपकमिंग नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये एक छोटा सा पार्ट हमने लिया कि देखिए इस तरह से क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये अगर आपको आ रहा है द बेस्ट, नहीं आ रहा है तो इससे आप प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ जी कैसे होता है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट सीरीज पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि दूसरा कौन सा क्वेश्चन है भाई, तो दूसरे क्वेश्चंस को मैं बात करता हूं ना। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन और है, इसको अब हमें मिटाना पड़ेगा, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिटा देते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन फोर्थ, चौथे क्वेश्चन पर आ जाइए। और क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, अब देखिएगा जरा, सोचिए, अपने दिमाग लगाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ, इन द डेवलपमेंट ऑफ, बोलते जा रहा हूं, सुनते रहिए क्वेश्चन। सीड हैबिट, कौन सा हैबिट? सीड हैबिट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैंने लिख तो दिया, आपको इसका आंसर बिना ऑप्शन के क्या आ रहा है ये सोचने की कोशिश करनी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के डेवलपमेंट में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? चलिए मैं ऑप्शन भी रख देता हूं आपके सामने। हेट्रोस्पोरी, फर्स्ट ऑप्शन इज हेट्रोस्पोरी, क्या ये सही है? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन, नॉट क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक और शब्द सुनिएगा, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट होता है?
थर्ड, तीसरा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। नेक्स्ट है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्या ये इंपॉर्टेंट है सीड हैबिट के लिए? या फिर डिपेंडेंट गैम स्पोरोफाइट। चौथा देख लीजिए, एक और डिपेंडेंट, अब इस पर शब्द आएगी, परेशानी करेगा। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं कह रहा है, स्पोरोफाइट कह रहा है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। कुछ के मन में चल रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन तो हम किताबों से लगा सकते हैं। अरे किताबों से तो बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाते हैं, लेकिन क्या ऐसे किसी क्वेश्चन पर आकर के आपका दिमाग ठहरता है और आपको पता है कि जो क्वेश्चन किताब से आप लगा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस नीट में आ जाएंगे? यही तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है कि हम आपको सिलेक्टेड उन क्वेश्चंस को दे रहे हैं जो प्रोबेबल है, और कुछ मिनटों का समय आपको देना है और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते चलना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई सुनिए, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है? आंसर है इसका हेट्रोस्पोरी इज इंपॉर्टेंट। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन सिलेजिनेला। एक पौधे में जिसका नाम क्या है? सिलेजिनेला। उस पौधे में इस हेट्रोस्पोरी को रिपोर्ट किया गया था और इट वाज द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग था फॉर द ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो, रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का रिटेंशन फॉर ए लॉन्गर टाइम, सो द सीड हैबिट नेचर। और ये सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लांटिक लाइफ साइकिल नहीं है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट भी नहीं है, और डेवलप डिपेंडेंट स्पोरोफाइट भी नहीं है। हाँ, स्पोरोफाइट जरूरी है, बट ये नहीं है, तो फिर क्या जरूरी हो गया? हेट्रोस्पोरी जरूरी हो गया। तो हेट्रोस्पोरी इज द आंसर स्टूडेंट्स, इसका हेट्रोस्पोरी इसका आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, एक क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये आपको जरूर करना चाहिए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, जो बार बार प्रैक्टिस किए हैं ना, जिन लोगों को लगता है कि हमने बहुत तैयारी कर ली है, जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, डू नॉट हैव फ्री लिविंग, करिए करिए क्वेश्चंस को, डू नॉट हैव फ्री लिविंग, एंड होने वाला है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एकदम एनसीईआरटी की लाइन से सारे क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब बिल्कुल नीट के ही पैटर्न पर 100% चल रहा है ये। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, किस में नहीं है? आप सोचेंगे कि सर ऑप्शन दीजिए तो बताए, तो चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला है फर्स्ट पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। सेकंड सेड्रस, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट पॉलीट्राइकम, सेकंड सेड्रस, थर्ड टेरिस, देखिए ना टेरिस, एंड फोर्थ फ्यूनेरिया। इसका आंसर आपको बताना है, और ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच, ये भी एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी का लाइन से है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम के कंप्लीट होने पर आंसर आपको आना चाहिए इस चीज को। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स जिसका फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है? तो आंसर इसका है
कि ये सेड्रस का पौधा है। आंसर क्या होगा इसका? बी, सेड्रस। ये है, इन चारों में से सेड्रस एक ऐसा प्लांट है जिसका कि फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। सेड्रस देवोदरा क्या है भाई? सेड्रस देवोदरा स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसको मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को कवर कर लिए, और इस 5 क्वेश्चंस को कवर करना आपके लिए कितना आसान था। चलिए, एक क्वेश्चंस और भी आपके सामने हम रखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एक ऐसे ग्रुप के प्लांट के बारे में क्वेश्चन है। इस टॉपिक को यदि आपने पढ़ा तो आप देखिए, परसेंटेज खुद से आपको तय करना होगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको सामने आ रहे थे। ये जस्ट क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था कि आप पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग की नसें दिमाग पर काम करना शुरू कर देंगे। सुनते हुए क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकलेगा, जिससे कि गलत होने की संभावनाएं लगभग 0 हो जाएंगी, नहीं हो पाएगी गलती। एक क्वेश्चंस और आते हैं हम आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, एक ऐसे प्लांट ग्रुप के बारे में कह रहा है ना, कह रहा है कि प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड। प्लांट एक ऐसा, ध्यान से सुनिए, ये एनसीईआरटी की पैराग्राफ है ये। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड तो आप लोग समझते होंगे, टू एन। डिप्लॉयड का मतलब टू एन। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल एडाप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। और क्या है भाई? एंड वेल एडाप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। अगर कोई भी विपरीत कंडीशंस है तो उस कंडीशन के लिए ये बिल्कुल वेल एडाप्टेड है। डिप्लॉयड भी है और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए वेल एडाप्टेड है। फिर एनसीईआरटी की अगली लाइन क्या लिखती है? दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स। क्या एनसीईआरटी लिखती है? तो लिखती है कि दे ग्रो, ये उगते हैं, बियरिंग स्पोरोफिल। स्पोरोफिल इनके साथ होता है। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल in the compact structure, in the compact structure। एनसीईआरटी खोल लीजिए, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा आपको। पैराग्राफ, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन, CONE। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कोन। दिस ग्रुप इज रेफरेंस इज, दिस ग्रुप इज। अब ये ग्रुप कौन सा है? प्लांट का यह ग्रुप, दिस ग्रुप इज। कह रहा है कि इस ग्रुप का नाम बताइए जिसका प्लांट डिप्लॉयड है। सारा कैरेक्टर तो ऊपर ही दे दिया। ऑप्शन लिख दूं? चलिए लिख देता हूं मैं ऑप्शन। देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन है मोनोकाट, सेकेंड ऑप्शन है डाइकाट प्लांट, ये ग्रुप का नाम। थर्ड ऑप्शन है टेरिडोफाइट। देखिए सब के सब डिप्लॉयड हैं, टेरिडोफाइट। और फोर्थ ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है? ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, सब डिप्लॉयड है। लेकिन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी ग्रो करता है? उसके अंदर स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है और स्पोरोफिल ऑर्गेनाइज्ड होता है एक कोन के अंदर। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। आंसर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद से हम आपको एक नए टॉपिक पर ले चलते हैं, एक और क्वेश्चंस की तरफ। देखिए कैसे हम लोगों ने डायरेक्ट इसको चेंज किया है, कहाँ से कहाँ तक आ गए।
और तैयारी करने वाले परफेक्ट स्टूडेंट्स शिफ्ट हो जाइए एक नए पैटर्न की तरफ। क्वेश्चन 7, कहाँ शिफ्ट होना है? तो आप आंसर बोलिए, इन ह्यूमन ब्लड पासेज फ्रॉम, इन ह्यूमन, क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन इन ह्यूमन ब्लड पासेज फ्रॉम पोस्ट केवल वेन। सब लोग देखो भाई, इन ह्यूमन ब्लड पासेज फ्रॉम पोस्ट केवल वेन टू द डायस्टोलिक राइट आर्टरियम, टू द डायस्टोलिक राइट आर्टरियम। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ये फिर समय नहीं दूंगा किसी को। टू द डायस्टोलिक राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट ड्यू टू, ऑफ द हार्ट ड्यू टू। क्वेश्चन क्या दिया गया है? इन ह्यूमन में ब्लड पासेस फ्रॉम पोस्ट केवल वेन टू द डायस्टोलिक राइट आर्टरियम। मतलब अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को आपके सामने रखें और देखिए आप इस हार्ट को, तो आपको पता ही है कि इस हार्ट का ये वाला हिस्सा लेफ्ट होता है और ये क्या होता है, सॉरी, ये वाला लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ये जो पोस्ट केबल वेन का मतलब क्या होता है? नीचे से जो जा रहा है, इसको हम लोग पोस्ट केबल बोलेंगे। यहाँ से ब्लड इसमें जा रहा है, नीचे से जा रहा है, किस में जा रहा है? तो राइट आर्टरियम में। और कब जाएगा? तो जब ये डायस्टोलिक कंडीशन में होगा। बिना ऑप्शन के आंसर बताना है कि पोस्ट केबल वेन से ब्लड राइट आर्टरियम में जा रहा। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन है ये, इसको पढ़िए मैकेनिज्म वाले में। तो वहाँ से आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है कि पोस्ट केबल वेन से ब्लड कहाँ गया? डायस्टोलिक राइट आर्टरियम में। किस प्रोसेस के थ्रू गया? उस प्रोसेस का नाम आपको बताना है। चलिए भाई, कुछ लोगों का आंसर अब सर ऑप्शन बता दीजिए, बता ही देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन तो देखिए और सोचिए सही है या नहीं। स्टिमुलेशन ऑफ एस ए नोड, स्टिमुलेशन, पहला है स्टिमुलेशन ऑफ एस ए नोड, एस ए नोड का स्टिमुलेशन, ये देखो ना आप। चलो ठीक है, सही है या गलत आप मन से सोचना, फिर बाद में बताएंगे हम। सेकेंड ऑप्शन सुनिए, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पोस्ट केबल एंड राइट आर्टरियम। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? तो देखिए पोस्ट केबल और राइट आर्टरियम के बीच में, बिटवीन पोस्ट केबल एंड राइट आर्टरियम, दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है, इसलिए ब्लड वहां पर जा रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है? थर्ड भी सुन लीजिएगा, पुशिंग ओपन ऑफ द वेनस वाल्व्स, पुशिंग, PUSHING, पुशिंग ओपन टू द वेनस वाल्व। आंसर मिला इन तीनों में से कोई? अगर मिल गया तो ठीक बात है, नहीं तो सुनिए सक्शन पुल, चौथा SUCCTION, सक्शन पुल। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? कि इन ह्यूमन ब्लड पासेस फ्रॉम पोस्ट केबल वेन टू द डायस्टोलिक राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट ड्यू टू। कैसे होगा? कौन सा आंसर होगा इसमें सही? क्या ये एसे नोड के स्टिमुलेशन से हो रहा है? क्या ये पोस्ट केबल वेन और राइट आर्टरियम में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हो रहा है? क्या पुशिंग अप टू द वेनस वाल्व, क्या ये वेनस वाल्व के पुशिंग मतलब पुशिंग ओपन, खुलने की वजह से हो रहा है कि ये वाल्व खुल गया है इसलिए ब्लड यहाँ से आ रहा है? या फिर कह रहा है सक्शन पुल हो रहा है
तो आंसर है इसका कि ये प्रोसेस जो यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है ना, ये थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है कि वेनस वाल्व खुला है इसलिए ब्लड आ रहा है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर ये है इसका, सक्शन पुल की वजह से। भाई देखो ये सिकुड़ा हुआ था और जब ये फैल गया तो क्या हो गया, इसका सक्शन प्रेशर बढ़ाना, सक्शन प्रेशर बढ़ा तो नीचे के ब्लड को इसने अपने अंदर खींच लिया। अब सब एनसीईआरटी पढ़ते हो, सोचने वाली बात है कि क्या इस पॉइंट पर आपका ध्यान गया था। अगर गया था तो द बेस्ट, नहीं गया था तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चंस, जैसा पैटर्न है वैसा ही प्रैक्टिस करना है ना, क्यों आप अननेसेसरी वर्डन को उठाएंगे। चाहे तो आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल ही 100% सक्सेस दिला सकती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है अभी। ये हमारी सीरीज़ 9 दिन तक, 9 डेज तक चलेगी। और आप देखिएगा कि हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के चले आएंगे जहां से कि आप 100% इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेडिकल के क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देख लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चंस हो गया। 8वें क्वेश्चंस पर आते हैं। 8वां क्वेश्चंस क्या कहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इस क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन है सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू। सिस्टमिक हार्ट किसको रेफर करता है? अब तो ये एक नया टर्म आ गया। हम लोगों ने सिस्टमिक सर्कुलेशन तो पढ़ा था, बट कह रहा है कि सिस्टमिक हार्ट किसको रेफर कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ भाई बोल रहे हैं आंसर, देखिए ऑप्शन बोल रहे हैं, घबराइए नहीं, ऑप्शन नोट करिए। इसका ऑप्शन है द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम। द हार्ट के बारे में कह रहा, हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता हो, कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? अगर सही लग रहा हो तो इसको लॉक कर दीजिए, इसको, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को। नहीं लग रहा हो तो आप सेकेंड ऑप्शन पर आ सकते हैं। सेकेंड कह रहा है कि लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स। लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, HIGHER, हायर वर्टिब्रेट्स। पहले पर जो सेटिस्फाइड नहीं हो स्टूडेंट्स वो छोड़ दे, दूसरे ऑप्शन को देखिए। क्या लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हायर वर्टिब्रेट्स का सिस्टमिक हार्ट को रेफर करता है? अगर ये आपको लगता है सही है तो इसको लॉक कर दीजिए, नहीं लगता है तो समझिएगा इंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स। तीसरे पर आ जाइए, इंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स। क्या लोअर वर्टिब्रेट्स का संपूर्ण हार्ट सिस्टमिक हार्ट को रेफर करेगा? आंसर है हाँ, तो ठीक, नहीं तो फिर आगे एक ऑप्शन और देख सकते हैं, द टू वेंट्रिकल्स टुगेदर इन ह्यूमन। चौथा कह रहा है द टू वेंट्रिकल्स मतलब राइट और लेफ्ट, टू वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट इन ह्यूमन के दो वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल को मिलाकर के सिस्टमिक हार्ट कहेंगे।
सिस्टमिक हार्ट किसको कहेंगे, सिस्टमिक हार्ट ह्यूमन में किसको रेफर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में? नहीं तो आंसर समझ लीजिए, ये क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं ऐसा, तो आप सबको पता होगा कि पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड इसके पास आएगा, ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी की तरफ ब्लड इसमें आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से जाएगा कहाँ पर, ये। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच के सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। आपको ने पढ़ा है इस चीज़ को कि द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यू इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इस सिस्टमिक सर्कुलेशन में भाग कौन ले रहा है, तो आंसर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यही तो हार्ट है सिस्टमिक। इधर तो पल्मोनरी हो जाएगा। तो सिस्टमिक हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और पल्मोनरी हमेशा क्या होता है, राइट साइड में होता है। ये हार्ट के दो अलग अलग पार्ट इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए भाई, ये भी आपने कर लिया। एक क्वेश्चंस और, ब्लड प्रेशर इज द मैक्सिमम इन मैमेलियन एओर्टा ड्यूरिंग, एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनिए, ये 8th क्वेश्चन था, ये 9th क्वेश्चन सुनिएगा। ब्लड प्रेशर, क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एओर्टा, मैमल्स के एओर्टा में, मैमेलियन एओर्टा AORTA इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जो भी मैमल्स होते हैं ना, ये मैमल्स, इस मैमल्स के एओर्टा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होता है। क्वेश्चन का फ्रेम खत्म, बिना ऑप्शन के आंसर क्या होगा इसका। अगर आंसर आया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आपको आंसर बोलता हूं। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम, पहला ऑप्शन है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम, एक ऑप्शन हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए सामने, क्या ये सही होगा कि लेफ्ट आर्ट्रियम के सिस्टोल के समय मैमल्स के एओर्टा का ब्लड प्रेशर अधिक होता है। नहीं तो फिर सिस्टोल नहीं तो डायस्टोल समझिए, डायस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल। क्या राइट वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय मैमेलियन एओर्टा का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। नहीं तो फिर तीसरा देखिएगा, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर नहीं तो क्या डायस्टोल ऑफ राइट आर्ट्रियम, डायस्टोल ऑफ, देखिए यहां पर दे रहे हैं चौथे ऑप्शन को, डायस्टोल ऑफ राइट आर्ट्रियम। क्या राइट आर्ट्रियम के डायस्टोल के समय मैमेलियन एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन तो आपके सामने है कि जब ये हार्ट बीट करेगा तो जो एओर्टा निकलेगा उस एओर्टा का प्रेशर कब ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। क्या लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम सिस्टोलिक फेज में जाएगा तब, या फिर कह रहा है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जब सिस्टोलिक प्रेशर होगा ऐसे तो एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर डायस्टोल कंडीशन में इस एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा होगा। ये जो ब्लड निकल रहा है ना, ये एओर्टा से ही निकल रहा है ये वाला, तो इसमें प्रेशर कब ज़्यादा होगा। तो देखिए भाई, इसके लिए तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि इस एओर्टा में ब्लड कहाँ से जाता होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोलिक फेज में आएगा तो अपना ब्लड इस एओर्टा में पंप करेगा। तो इसका मतलब कि इसमें प्रेशर तभी ज़्यादा होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर है थर्ड ऑप्शन सही होगा, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय
इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। आइए एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ, उसके पैराग्राफ से, एनसीईआरटी के पैराग्राफ से एक क्वेश्चंस आपके लिए, और आप लोग इस क्वेश्चंस को देखें। क्या है ये क्वेश्चन, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? क्या एनसीईआरटी की रीडिंग 100% आपकी है? रीडिंग है तो क्या वो लर्न है? अगर एनसीईआरटी लर्न है तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे लेंगे, नहीं तो फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, क्वेश्चन 10, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, क्वेश्चन है, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल affect the working of heart, बोलो भाई क्या होगा इसका आंसर? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल हार्ट की वर्किंग को कैसे अफेक्ट करता है? क्वेश्चन बिल्कुल सामने है आपके। मीन्स हार्ट बीट जो है ना, इसका एक हेडिंग एनसीईआरटी में दिया गया है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। और रेगुलेशन ऑफ जो हार्ट बीट है उसी के न्यूरल कंट्रोल में ये लाइन दी गई है, और वहां से ये क्वेश्चन है कि हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट की वर्किंग को कैसे अफेक्ट करता है? एक बोल रहा है कि सर ऑप्शन बताइए। ठीक है, ऑप्शन देखो भाई। पहला ऑप्शन है रिड्यूस्ड बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। चलो देखो, अब तुम सुनो। रिड्यूस्ड, बहुत आसान समझ रहे थे तो सुन लो भाई। रिड्यूस्ड बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। चलो एक ऑप्शन हो गया। क्या ये सही है? अगर सही है तो इसको लॉक करो। चलो देखते हैं। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? हार्ट रेट इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगा, विदाउट अफेक्टिंग किसको? तो आंसर है कार्डियक आउटपुट, CO। कार्डियक आउटपुट को बिना अफेक्ट किए हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है। ये सही है? नहीं सही है तो ठीक, नहीं है तो फिर थर्ड ऑप्शन देखो। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज, कह रहा है तीसरा में बोथ, दोनों, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। क्या दोनों चीजें बढ़ जाएंगी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल से? अब तक तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए था आंसर। अगला है हार्ट रेट डिक्रीजेस। चौथा देखिएगा, अब उल्टा कह रहा है। हार्ट रेट डिक्रीजेस एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। निकालो आंसर भाई। मैंने हेडिंग भी बोल दिया, एनसीईआरटी में एक हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, उसके ही एक पैराग्राफ में लिखा गया है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल का हार्ट की वर्किंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये सब कुछ आपके सामने है। ये ऑप्शन भी वहीं से लिया गया है एनसीईआरटी से। मीन्स सोचो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी नीट एग्जाम में कितनी ज़्यादा होगी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाई देखिए आप लोग। भाई सिंपल सा, क्या कह रहा है? पैरासिम्पैथेटिक कह रहा है ना, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो एसिटिलकोलिन को सिक्रीट करेगा, जिससे कि हार्ट रेट घट जाएगी और कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा, दोनों घट जाएंगे। तो दोनों घटने की बात किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है ना, रिड्यूस्ड बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट।
ये है इसका आंसर। इस आंसर को देखो, रिड्यूस्ड बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। बाकी चीजें अलग अलग दे रही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पैरासिम्पैथेटिक होगा तो ये हार्ट रेट को घटाएगा, तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। लेकिन अगर यही सिंपैथेटिक होता तो वह क्या सीक्रेट करता? एड्रीनेलिन को सीक्रेट करता। और सिंपैथेटिक से जब एड्रीनेलिन सीक्रेट होता तो हार्ट रेट बढ़ जाता। जब हार्ट रेट बढ़ता तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता। तो मान लीजिए जो क्वेश्चन पैरासिम्पैथेटिक का तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और प्रॉबेबली यही होगा आने वाले क्वेश्चंस में से। लेकिन अगर सिंपैथेटिक कहता तो ये आंसर हो जाता चौथा वाला। याद रखिएगा, अगर सिंपैथेटिक कहता तो चौथा आंसर हो गया, पैरासिम्पैथेटिक कह रहा है तो पहला ऑप्शन हो गया। दिस इज द प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस चाहिए आपको। कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत सारा मैंने लगा लिया, अरे मुझे पता है किसने क्या लगाया है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद जब मैं इस क्वेश्चन को एंड करूंगा प्रैक्टिस को, तब आप सोचना कि आज आपको कितना बड़ा चीज़ मिला हुआ है मेडिकल के लिए, कि अगर आप केवल 9 डेज प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो 90 ऐसे क्वेश्चन से गुजरेंगे जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन से अपकमिंग नीट एग्जाम में आप टकराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एक सेट 10 क्वेश्चंस का। एक दो क्वेश्चंस और भी पूछा जा सकता है। चलिए मैं हार्ट रेट से ही उसी एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ को उठा करके 2-3 लाइन को वहां से 2-3 वर्ड्स को उड़ा रहा हूं, और आप उस क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन 11, बीच बीच में से मैं सेंटेंस में के वर्ड्स गायब कर दूंगा एनसीईआरटी के, और आप पकड़िए कि ये किस पैराग्राफ में एनसीईआरटी में लिखा है। क्वेश्चन 11 को सुनिएगा। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट डॉट 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 परसेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग अकर, कह रहा है परसेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग अकर। एनसीईआरटी के पैराग्राफ को जरा सर्च करिए। फीलिंग अकर कहां होगा? प्रायर टू द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। प्रायर टू द, सेंटेंस देखिए कैसे घुमाया। प्रायर टू द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्रायर टू द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड डैश डैश डैश, एंड फिर लिखता हूं मैं एंड डैश 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 परसेंटेज ventricular filling occurs due to ventricular filling occurs due to arterial contraction। जरा सेंटेंस को पढ़िए तो, यहीं तक, इसके बाद कुछ नहीं है, यहां तक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट हाउ मच, अमाउंट बताना है आपको, नंबर, हाउ मच परसेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर फीलिंग अकर्स प्रायर टू द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से पहले, जैसे सपोज करो इस हार्ट को ध्यान से देखना, यह हार्ट के चेंबर से, और कह क्या रहा है कि इन दोनों आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से पहले ये वेंट्रिकल कितना भरा हुआ है, कितना अमाउंट पहले में देना है। प्रायर टू द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से पहले ये वेंट्रिकल कितना भरा होगा, एंड हाउ मच परसेंटेज वेंट्रिकुलर फीलिंग अकर, और कितना वेंट्रिकल भरेगा ड्यू टू द आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले कितना भरा था वो पहले ऑप्शन में जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो कितना भरा होगा ये दूसरे ऑप्शन में जाएगा। तो बिफोर आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कितना गया, और आफ्टर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितना गया,
ये आंसर आपको बताना पड़ेगा। चलिए मैं बोल देता हूं ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन सुनो, 50-50, 50-50, 50-50 कर लो, 50-50%। अगर लगता है कि सही है तब तो भाई हम कुछ बोल ही नहीं सकते आपको। नहीं सही है तो ये दूसरा ऑप्शन देखिए, 70-30, 70 और 30। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 30-70, 30 और 70। और चौथा ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 10-90, 10 और 90। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 50-50, कॉन्ट्रैक्शन से पहले 50, कॉन्ट्रैक्शन के बाद 50, या कॉन्ट्रैक्शन से पहले 70 भरा होगा 70%, कॉन्ट्रैक्शन के बाद 30%, या उल्टा कर दिया है 30% 70%, या कह रहा है कि 10% और 90%। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस केस में, कि कैसे इसको आप पहचान पाओगे? स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा बी। मतलब क्या होगा भाई, ये वाला आंसर इसका सही होगा। 70% और 30% के आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल की फीलिंग 70% होगी, और आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये फीलिंग कितनी होगी? तो आंसर होता है 30% होगी। स्टूडेंट्स, ये था आज के लेक्चर का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम्स। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें से क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ने के साथ कहीं ना कहीं हेजिटेशन उनके दिमाग में रहा होगा, ये। और केवल 9 डेज प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको मैं लगभग मोर देन 90 क्वेश्चन से गुजार दूंगा। डेली 7 बजे शाम को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए शिवा निंजा ट्यूटोरियल्स, और लाइव क्लास आपके सामने मिलेगी इन क्वेश्चंस की। ये तो 2 टॉपिक था ना, अगले वाले में 2 नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह, टीच यू बायोलॉजी एट योर टंग फ्रॉम शिवा निंजा ट्यूटोरियल्स, NEET AIIMS exams, and I am going to start a new lecture series for discussing only those questions which are most probable for upcoming NEET exams। बने रहिए मेरे साथ, only for 9 days, और हम आप दोनों मिल करके आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर at 7 PM on YouTube। बाय।